नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर बाय अनूप और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, एक सवाल जो भारत और नेपाल के बीच आज भी बहस छेड़ देता है। गौतम बुद्ध आखिर थे किसके, भारत के या नेपाल के? नेपाल कहता है कि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ और लुम्बिनी नेपाल में है, लेकिन भारत कहता है कि बुद्ध को ज्ञान बोध गया में मिला, पहला उपदेश सारनाथ में दिया और महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ। तो फिर असली सवाल यह है कि क्या बुद्ध नेपाल के थे लेकिन बौद्ध धर्म भारत से फैला, या फिर हम आज के नक्शे को उठाकर 2500 साल पुराने इतिहास पर जबरदस्ती लगा रहे हैं? और सबसे हैरान करने वाली बात है कि बुद्ध के जन्म स्थान पर विवाद तो आज भारत नेपाल के पहचान का हिस्सा बन गया, लेकिन क्या बुद्ध के समय भारत और नेपाल नाम के ये दो आधुनिक देश मौजूद थे? तो आखिर सच क्या है? गौतम बुद्ध भारत के थे या नेपाल के थे? आज के इस वीडियो में हम दावे और भावनाओं से नहीं बल्कि इतिहास के जरिए इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे। साथियों, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से देखिएगा, अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज का टॉपिक आप सभी के स्क्रीन पर है, बुद्ध आखिर किसके, नेपाल में जन्मे तो भारत के कैसे हुए? तो साथियों, चलिए शुरुआत करते हैं उस जगह से जहां से पूरी बहस शुरू होती है, और उस जगह का नाम है लुम्बिनी। साथियों, लुम्बिनी के बारे में अगर हम बात करें तो वर्तमान नेपाल में स्थित है और इतिहासकारों तथा पुरातत्वीय साक्ष्यों के आधार पर गौतम बुद्ध का जन्म यही माना जाता है। और यही वजह है कि नेपाल गर्व से कहता है कि बुद्धा वॉज बॉर्न इन नेपाल। लेकिन यही एक ऐसी बहस बात है जिसे समझे बिना पूरी बहस अधूरी रह जाएगी। जब लगभग 2500 साल पहले सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ था, तब आज जैसा भारत और नेपाल का नक्शा मौजूद नहीं था। ना आज का रूप वाला आधुनिक भारत था और ना ही नेपाल वाली अंतरराष्ट्रीय सीमाएं थी। उस समय यह पूरा क्षेत्र छोटे छोटे राज्यों, गण राज्यों और अलग अलग समुदायों में बटा हुआ था। सिद्धार्थ गौतम का संबंध शाक्य समुदाय से था और उनके पारिवारिक तथा जीवन का संबंध कपिल वस्तु क्षेत्र से जोड़ा जाता है। इसलिए अगर कोई पूछे कि क्या बुद्ध का जन्म आज के नेपाल में हुआ था, तो जवाब बिल्कुल साफ है कि हाँ, लुम्बिनी आज के नेपाल में है। लेकिन अगर कोई पूछे कि क्या बुद्ध नेपाल के नागरिक थे, तो यह सवाल इतिहास के हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि बुद्ध के समय ना भारत की आज वाली नागरिकता थी और ना ही नेपाल की। हम आज के देशों और सीमाओं को देखकर 2500 साल पुराने इतिहास को समझने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों, लेकिन बोध गया पहुंचने से पहले, क्योंकि नेपाल में जन्म होने के बाद बुद्ध का जन्म जब लुम्बिनी में हुआ, तो उसके बाद वो बोध गया आए। और बोध गया पहुंचने के बाद अगर हम बात करें, पहुंचने से पहले यह समझना होगा कि सिद्धार्थ आखिर अपने घर और राजसी जीवन को छोड़कर सत्य की तलाश में निकले क्यों थे। परंपराओं के अनुसार एक समय ऐसा आया जब उन्होंने जीवन के उन सचों को देखा जिससे कोई इंसान बच नहीं सकता, चाहे बात बुढ़ापा की करे, बीमारी की करे, मृत्यु की करे। सिद्धार्थ के मन में सवाल उठने लगा कि अगर जीवन इतना अस्थायी है, अगर हर इंसान को एक दिन बूढ़ा होना है, बीमार होना है, अंत में मरना है, तो फिर जीवन का असली अर्थ क्या है? क्या इंसान दुख से मुक्त हो सकता है? इन्हीं सवालों ने एक राजकुमार को साधक बना दिया। सिद्धार्थ अपना घर छोड़ दिया, ज्ञान की खोज में निकल पड़े। उन्होंने अलग अलग गुरुओं से शिक्षा ली, कठिन तपस्या की और कई वर्षों तक अपने शरीर को कष्ट दिया। लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ में आया कि ना तो केवल भोग विलास का जीवन सही रास्ता है और ना ही शरीर की पूरी तरह से कष्ट कर देना यह सही है। और यहीं से उनके मन में एक विचार आया जो कि मध्यम मार्ग की शुरुआत हुई, यानी संतुलन का रास्ता। अपनी इस खोज के दौरान सिद्धार्थ वर्तमान बिहार के बोध गया पहुंचे और यहीं से उन्होंने एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान किया। बौद्ध परंपरा के अनुसार लंबी साधना के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और इसके बाद सिद्धार्थ गौतम केवल एक सत्य की तलाश करने वाले व्यक्ति नहीं रह गए, बल्कि उन्हें कहा गया बुद्ध, यानी वह व्यक्ति जो जाग गया है, जिसने सत्य को समझ लिया है। और यहीं से भारत का बुद्ध की कहानी से सबसे गहरा संबंध सामने आता है। बुद्ध का जन्म वर्तमान नेपाल में हुआ था, लेकिन सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की वर्तमान घटना भारत की भूमि में हुई थी। लेकिन ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने क्या किया? क्या वो बोध गया में ही रह गए? साथियों, उन्होंने फैसला किया कि जो सत्य उन्हें मिला है वह केवल उनके लिए नहीं है, उसे लोगों तक पहुंचाना होगा। और इसी फैसले के साथ बुद्ध की अगली यात्रा शुरू हुई, एक ऐसी जगह की ओर जहां उन्होंने पहली बार दुनिया के सामने अपना संदेश रखा, और वह स्थान था सारनाथ। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध के सामने अब एक नया सवाल था, क्या इस ज्ञान को केवल अपने तक रखा जाए या इसे दुनिया के साथ बांटा जाए? बौद्ध परंपरा के अनुसार बुद्ध ने उन 5 पुराने साथियों को खोजने का फैसला किया जिनके साथ उन्होंने कभी कठोर तपस्या की थी। वे उस समय सारनाथ में थे, जो आज वर्तमान उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। बुद्ध वहां पहुंचे, अपने 5 साथियों को अपना पहला उपदेश दिया। बौद्ध परंपरा में इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। इसे केवल एक भाषण तक नहीं माना जाता है,
बल्कि ये वही क्षण था जब बुद्ध का ज्ञान एक व्यक्ति के अनुभव से निकलकर एक बड़े संदेश में बदलना शुरू हुआ। बुद्ध ने लोगों को जीवन के दुख और उससे बाहर निकलने के रास्ते के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन इंसान उसके कारण को समझ सकता है और उससे मुक्ति का रास्ता खोज सकता है। उन्होंने अंधविश्वास या केवल जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति को बड़ा या छोटा मानने के बजाय कर्म और व्यवहार पर जोर दिया, और यहीं से बुद्ध के आसपास लोगों का एक समूह बनने लगा। धीरे धीरे बौद्ध संघ का विस्तार हुआ, उनके विचार अलग अलग क्षेत्रों तक पहुंचने लगे। अब बुद्ध केवल लुम्बिनी में जन्मे हुए एक व्यक्ति या बोध गया में ज्ञान प्राप्त करने वाले साधक नहीं थे, अब उनका संदेश समाज के बीच पहुंच चुका था। और यही कारण है कि सारनाथ भारत के लिए केवल एक पुराना धार्मिक स्थल नहीं, यह उस यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव है जहां से बुद्ध के विचारों का सार्वजनिक प्रसार शुरू हुआ। लेकिन बुद्ध की यात्रा केवल बोध गया और सारनाथ तक सीमित नहीं थे। अगले कई दशकों तक उन्होंने अलग अलग राज्यों और क्षेत्रों में घूमकर लोगों की शिक्षा दी। राजाओं से लेकर आम लोगों तक, भिक्षुओं से लेकर गृहस्थों तक उनका संदेश लगातार फैलता गया, और उनकी इस लंबी यात्रा का अंतिम पड़ाव था आज के भारत के उत्तर प्रदेश का कुशीनगर जिला, जिसे हम कुशीनारा के नाम से भी जानते हैं। सारनाथ के बाद बुद्ध ने लगभग 45 वर्षों तक अलग अलग क्षेत्रों में यात्रा की, लोगों के साथ अपने विचारों को बांटा। वह किसी एक महल, शहर या राज्य तक सीमित नहीं रहे, वो लगातार लोगों के बीच जाते रहे। उनके आसपास भिक्षुओं का एक संघ बन चुका था। धीरे धीरे उनके विचार एक बड़े आंदोलन के रूप लेने लगे। फिर वो समय आया जब बुद्ध अपने जीवन की अंतिम यात्रा पे थे। वो पहुंचे कुशीनारा, जो कि वर्तमान कुशीनगर के नाम से जाना जाता है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। बौद्ध परंपरा के अनुसार यही गौतम बुद्ध ने लगभग 80 वर्ष की आयु में महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया। यानी अगर बुद्ध के जीवन की पूरी यात्रा को आज के नक्शे पर देखें तो तस्वीर काफी दिलचस्प बनती है। जन्म हुआ लुम्बिनी में, जो कि नेपाल में है। ज्ञान प्राप्त हुआ बोध गया में, जो कि भारत में है। पहला उपदेश दिया सारनाथ में, जो कि भारत में है। महापरिनिर्वाण हुआ कुशीनगर में, जो कि भारत है। और यहीं से समझ में आता है कि भारत और नेपाल दोनों गौतम बुद्ध को अपनी विरासत से क्यों जोड़ते हैं। नेपाल के पास वह भूमि है जहां बुद्ध की कहानी शुरू होती है, जबकि भारत के पास वह स्थान है जहां सिद्धार्थ बुद्ध बने, जहां उनके विचार पहली बार लोगों तक पहुंचे, जहां उनकी सांसारिक यात्रा जो है वह समाप्त हुई। लेकिन यहां एक और सवाल खड़ा होता है, अगर बुद्ध की कहानी के इतने महत्वपूर्ण पड़ाव भारत और नेपाल दोनों में है, तो फिर इतिहास में बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा विस्तार आखिर हुआ कैसे? और इस कहानी में प्रवेश होता है ऐसे सम्राट का जिसने बुद्ध के जन्म के कई पीढ़ियों बाद उनके विचारों को एक नई ताकत दी, और वो थे सम्राट अशोक। साथियों, गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके विचार खत्म नहीं हुए, बल्कि समय के साथ उनके अनुयायियों और उनके संदेश को अलग अलग क्षेत्रों तक पहुंचाना शुरू किया गया। लेकिन बुद्ध के कई पीढ़ियों के बाद एक ऐसा शासक आया जिसने बौद्ध धर्म के इतिहास को नई दिशा दी, सम्राट अशोक। अशोक मौर्य साम्राज्य के शासक थे। उनका साम्राज्य उस समय दक्षिण एशिया के बड़े हिस्से तक फैला हुआ था। शुरुआत में अशोक को एक शक्तिशाली विजेता के रूप में देखा जाता था, लेकिन कलिंग युद्ध के बाद उनके जीवन में बड़ा बदलाव आया। युद्ध की तबाही और भारी जनहानि ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया। इसके बाद अशोक ने धीरे धीरे अपनी शासन नीति में हिंसा की जगह धर्म और नैतिक मूल्यों को ज्यादा महत्व देना शुरू किया। उन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, बुद्ध से जुड़े स्थानों को महत्व दिया। अशोक के समय स्तूप, विहार और स्मारकों के निर्माण तथा संरक्षण को बढ़ावा मिला। यहाँ एक बेहद दिलचस्प बात सामने आती है कि आज जिस लुम्बिनी को हम नेपाल में देखते हैं, वहां अशोक के समय एक स्तंभ स्थापित किया गया था। अशोक स्तंभ पर मौजूद अभिलेख को बुद्ध के जन्म स्थान के पहचान से जुड़ा एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक प्रमाण माना जाता है। लेकिन इस बात का मतलब यह नहीं है कि अशोक के समय लुम्बिनी भारत का हिस्सा था। जैसा आज हम भारत शब्द को समझते हैं, उस समय ना आधुनिक भारत था, ना आधुनिक नेपाल। मौर्य साम्राज्य की अपनी राजनीतिक सीमाएं थीं जो समय के साथ बदलती रही। और यही कारण है कि बुद्ध के इतिहास को आज के राष्ट्रवाद की नजर से देखना कई बार गलत निष्कर्ष पहुंच सकता है। अशोक के दौर में और उसके बाद बौद्ध विचार दक्षिण एशिया से बाहर भी फैलने लगे। श्रीलंका से लेकर मध्य एशिया और आगे पूर्वी एशिया तक बुद्ध का संदेश पहुंचा। सदियों बाद बौद्ध धर्म चीन, कोरिया, जापान और दक्षिण पूर्व एशिया के कई सभ्यताओं का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। अब यह एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि अगर बुद्ध का जन्म आज के नेपाल में हुआ, उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण घटना आज के भारत में हुआ, तो आखिर भारत और नेपाल आज के बुद्ध की विरासत को लेकर इतना लड़ते क्यों? और इसका जवाब केवल इतिहास में नहीं साथियों, इसके पीछे पहचान, पर्यटन, संस्कृति, सॉफ्ट पावर की भी एक बड़ी कहानी है। आज गौतम बुद्ध की विरासत सिर्फ किताबों और प्राचीन स्मारकों तक सीमित नहीं। आज गौतम बुद्ध का नाम भारत और नेपाल और दोनों की अंतर्राष्ट्रीय पहचान और संस्कृति की कूटनीति से भी जुड़ चुका है। नेपाल के लिए सबसे बड़ा तथ्य साफ है कि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ। दुनिया भर से बहुत श्रद्धालु पर्यटक उस स्थान को देखने जाते हैं जहां सिद्धार्थ गौतम का जन्म माना जाता है। इसलिए नेपाल के लिए लुम्बिनी सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि सांस्कृतिक पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
दूसरी तरफ भारत के पास बुद्ध के जीवन से जुड़े कई ऐसे स्थल हैं जिनका बौद्ध दुनिया में बहुत बड़ा महत्व है। चाहे बात बोध गया की करें जहां ज्ञान प्राप्त हुआ, सारनाथ की करें जहां उपदेश दिया, कुशीनगर की करें जहां महापरिणाम निर्माण हुआ, और इसके अलावा सांची, नालंदा और कई अन्य बौद्ध स्थल जहां प्राचीन बौद्ध विरासत को दिखाया जाता है। और यही वजह है कि भारत खुद को अक्सर बुद्ध की भूमि या बुद्धिस्ट हेरिटेज से जुड़ी एक प्रमुख भूमि के रूप में प्रस्तुत करता है। भारत का दावा है कि मुख्य रूप से इस बात पर टिका है कि बुद्ध के जीवन और बौद्ध धर्म के विकास से जुड़े कई सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल आज उसकी सीमाओं के भीतर है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब इस साझा विरासत को प्रतिस्पर्धा में जो है वो बदल दिया जाता है। एक तरफ कहा जाता है कि बुद्ध नेपाल के हैं क्योंकि उनका जन्म नेपाल में हो, तो दूसरी तरफ जवाब आता है लेकिन बुद्ध को ज्ञान भारत में मिला और उनका पूरा संदेश भारत की धरती से फैला। फिर बहस इतिहास से निकलकर राष्ट्रवाद तक पहुंच जाता है। लेकिन शायद इस पूरी कहानी में बहस हम सब से जरूरी बात भूल जाते हैं कि बुद्ध ने खुद कभी भारत और नेपाल के बीच कोई सीमा नहीं देखी। उनके समय की दुनिया अलग थी, राजनीतिक व्यवस्थाएं अलग थी, लोगों की पहचान अलग थी। आज हम 21वीं सदी के नक्शे को लेकर 2500 साल पुराने इतिहास के सामने खड़े होकर पूछ रहे हैं, बताओ बुद्ध किस देश के थे? लेकिन शायद इतिहास का जवाब हमारी उम्मीद से ज्यादा दिलचस्प है। आज तक हमने बुद्ध की पूरी यात्रा को देखा। अगर हम भावनाओं को थोड़ी देर के लिए अलग रखकर सिर्फ तथ्यों को देखें तो तस्वीर काफी साफ हो जाती है। साथियों, असल समस्या तब पैदा होती है जब हम संबंध और मालिकाना हक को एक चीज मान लेते हैं। नेपाल यह कह सकता है कि बुद्ध का जन्म उसकी वर्तमान सीमा के स्थित लुम्बिनी में हुआ, यह एक ऐतिहासिक तथ्य है। भारत यह कह सकता है कि बुद्ध के ज्ञान, उपदेश और महापरिनिर्वाण और बौद्ध इतिहास के कई महत्वपूर्ण केंद्र उसकी वर्तमान सीमा में है, यह भी एक ऐतिहासिक तथ्य। दोनों बातें एक साथ सच हो सकती, लेकिन बुद्ध के बारे में एक बात और समझनी होगी कि बुद्ध का जीवन उस दौर में हुआ जब आज के आधुनिक राष्ट्र मौजूद नहीं थे, और इसलिए उन्हें आज की नागरिकता के आधार पर भारतीय या नेपाली कहना ऐतिहासिक रूप से पूरी तरह से सही तरीका नहीं होगा। लेकिन क्या यही इस बहस का अंतिम जवाब? क्योंकि बुद्ध की विरासत की सबसे बड़ी सच्चाई किसी नक्शे में नहीं बल्कि उनके संदेश में छुपी हुई। इसलिए नेपाल का बुद्ध के संबंध ऐतिहासिक तथ्य है तो भारत का संबंध भी उतना ही ज्यादा गहरा है। लेकिन शायद सबसे बड़ी गलती उन्हें सिर्फ एक देश तक सीमित करना है, क्योंकि बुद्ध के समय ना तो आज का भारत था और बुद्ध के समय ना तो नेपाल। हालांकि बुद्ध का जन्म वर्तमान नेपाल में हुआ, लेकिन उनके जीवन और बौद्ध धर्म की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा वर्तमान भारत से जुड़ी हुई। तो असली सवाल यह नहीं कि बुद्ध भारत के थे या नेपाल के थे, असली बात यह है कि बुद्ध का संदेश सीमाओं से बड़ा था और शायद उनकी विरासत भी बुद्ध सीमाओं से बड़े थे। तो प्रश्न फिर से आपसे है, अब आप बताइए, इस चर्चा को सुनने के बाद बुद्ध भारत के या नेपाल के, आपको क्या लगता है? आप अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाएं। उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो थोड़ा सा अलग था टॉपिक से, लेकिन फिर भी आपने इसे गंभीरता से सुना होगा, समझा होगा, प्रश्न आए होंगे, प्रश्न के जवाब आए होंगे, तो सभी कमेंट के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाएं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे दोस्त, सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए। और अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।